Hello students, today we are going to study protection from weeds. पिछले वीडियो में मैंने बताया था एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन. आज मैं बताऊंगी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. हम लोग वीड्स को कैसे वीड्स से प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. The unwanted plants or wild crops या wild plants which grow along with a cultivated crops are called weeds. Weeds जो होते हैं वो unwanted plants होते हैं. ठीक है, जैसे कि फील्ड में आप बहुत से क्रॉप्स लगाते हो और उसके अलावा आप कुछ ऐसे क्रॉप्स देखते हो जो अनवांटेड है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो कहलाता है वीड्स. ठीक है, वो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं. ठीक है, उसे ही वीड्स कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स या अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम क्रॉप्स फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग. जब आप क्रॉप से फील्ड में जो क्रॉप लगे हुए हैं वहाँ से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हो तो उसे वीडिंग कहते हैं. यानी कि हिंदी में कहे तो उसे निराई करना. वीड्स को खरपतवार बोला जाता है हिंदी में और वीडिंग को निराई करना. यानी आप जब उस फील्ड से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करोगे तो उसे ही वीडिंग कहते हैं. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स. वीड्स को रिमूव करने का एक बेस्ट टाइम होता है. जैसे ये वीड्स बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनकी जो रूट होती है वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं. तो इसके लिए जब उस वीड्स में फ्लावर ना आए, सीड्स ना आए, तभी उस वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है. क्योंकि उस टाइम ये वीड्स कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो इसे उखाड़ के फेंक देना इजी होता है. वीडिंग इज़ डन बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स लाइक ट्रॉवेल, खुरपी. वीडिंग हाथ की हेल्प से बाय हैंड आप क्या कर सकते हैं, इसे उखाड़ सकते हैं. और इसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट भी होते हैं लाइक ट्रॉवेल, जिसे खुरपी कहते हैं. और खुरपी का यूज़ तो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं खुरपी का वीड्स को हटाने के लिए. जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है, देखिए यहाँ पे ये कुछ प्लांट्स है. ठीक है, और ये वाला देखिए मैंने अनवांटेड प्लांट्स इंडिकेट किया है, वीड्स या अनवांटेड प्लांट्स. देखिए ये प्लांट्स कुछ अलग है, ये प्लांट्स अलग है. ये वाले प्लांट्स ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं इस एरिया में, बट ये प्लांट्स अनवांटेड है क्योंकि ये प्लांट नहीं चाहिए, ये अनवांटेड प्लांट्स हैं. अगर ये प्लांट्स रहेंगे तो इस प्लांट्स के न्यूट्रिशन को ले लेंगे और ये प्लांट्स फिर इस प्लांट्स में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी. इसीलिए ये अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, और ये सब प्लांट्स को इससे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, जैसे यहाँ है which are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. Nowadays इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स वीडिसाइड्स बने हैं, यानी कि वो केमिकल के वीडिसाइड्स बने हैं. ठीक है, और ये वीडिसाइड्स का नाम है 2,4-D. ठीक है, और इसे फार्मर्स क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं वहाँ पे वीड्स को हटाने के लिए, उसको किल करने के लिए स्प्रे करते हैं ताकि ये वीड्स जो हैं वो उसकी डेथ हो जाए. ठीक है, और वहीं पे वो सड़ जाए और उसी मिट्टी में मिल जाए. नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट स्टेप हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग. तो हार्वेस्टिंग क्या होते हैं, जैसे जब प्लांट्स मैच्योर हो गए, ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है जब प्लांट्स को हार्वेस्ट करना पड़ता है, उसकी कटाई करनी पड़ती है. जब क्रॉप्स अच्छे से तैयार हो जाते हैं, यानी वो अच्छे से पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसे काटना बहुत ज़रूरी होता है. कि ठीक है, तो हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब क्रॉप को कटिंग करते हैं या काटते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसे ही हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना. ठीक है, हार्वेस्टिंग इज
in our country is other done manually by sickle or by a machine called harvester. तो हमारी कंट्री में मोस्टली सिकल का यूज़ करते हैं, मतलब विलेजेस एरिया में सिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब बहुत सारी मशीन्स भी आ गए हैं फसल को काटने के लिए, तो उस मशीन्स को हार्वेस्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया मैंने, जैसे ये सिकल है, ठीक है। इस सिकल का भी यूज़ करते हैं फसल काटने में। देखिए ये एक फार्मर है, ये सिकल का यूज़ कर रहे हैं फसल को काटने में, और ये दोनों मशीन्स हैं। ये मशीन्स के थ्रू देखिए ये मैच्योर क्रॉप को ये मशीन्स के थ्रू ये मैच्योर क्रॉप का खुद हार्वेस्टिंग हो रहा है। देखिए ये भी हार्वेस्टिंग हो रहा है, ये भी हार्वेस्टिंग हो रहा है, कुछ हार्वेस्टिंग यहाँ हो चुका है, और ये मतलब है, ठीक है, यहाँ पे इस मशीन्स के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब जब क्रॉप्स की कटाई होती है, जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, तब कटी गई फसल जो होती है उससे बीजों या ये दाना जो होता है ना, ग्रेन्स, उससे भूसे को अलग करना, यानी चाफ जो होते हैं उसे अलग करना, उसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। उस ग्रेन से कुछ जैसे कि कुछ भूसे होते हैं ग्रेन में, जैसे कुछ फसल कटाई होती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब उसे ग्रेन्स निकालते हैं तो उस टाइम उसमें बहुत सारे कुछ मतलब भूसे ऐसे कुछ मिले हुए होते हैं, तो उस भूसे को वो उस ग्रेन से अलग करते हैं, तो उसे थ्रेशिंग कहते हैं। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड सैप बाय विनोइंग। और छोटे खेत, जैसे कि छोटे छोटे जो खेत होते हैं उसमें फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रेन्स के दाने को जो दाने होते हैं उसे फटक करके साफ़ करते हैं, तो उससे ही विनोइंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे मशीनें होती है, तो उस मशीन से भी विनोइंग का काम हो सकता है, थ्रेशिंग का काम हो सकता है। बट फार्मर्स क्या करते हैं, जो जहाँ जिनके जो खेत छोटे होते हैं वो दानों को खुद फटक करके साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ क्या करते हैं, कटी हुई फसल से मशीन्स के थ्रू दानों और भूसों को अलग करते हैं, तो उसे थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। इस मशीन का नाम है इस मशीन का कॉम्बाइन मशीन कहते हैं इसे, ठीक है। तो शायद विनोइंग के बारे में आपने क्लास 7 में स्टडी किया है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 7th। तो नेक्स्ट जब हार्वेस्टिंग हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे स्टोरेज। जब फसल की कटाई हो जाती है, जब ग्रेन्स आ जाते हैं, तब क्या किया जाता है, तब उस फसल को, उस या ग्रेन्स को स्टोरेज करते हैं, यानी उसको भंडारण करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन के बाद उसको स्टोरेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। वो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है उसको स्टोरेज करना, ठीक है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी kept फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उससे मॉइस्चर, कीट जैसे कि इंसेक्ट, चूहा यानी रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करके रखना है, उससे प्रोटेक्ट करके रखना, उससे सेव करके रखना है, ताकि हमारा दाना, हमारा जो ग्रेन है, हमारा जो क्रॉप्स है, वो इन सब से बचा रहे, प्रोटेक्ट रहे। जैसे कि द फार्मर्स स्टोर द ड्राइड फूड ग्रेन्स एट होम इन मेटल बिन्स, मेटल ड्रम्स एंड जूट बैग्स कॉल्ड गनी बैग्स। मेटल बिन्स को मेटल ड्रम्स भी कहते हैं, और जूट बैग्स जो बोरे होते हैं जूट के बने हुए, उसे गनी बैग्स भी कहते हैं। तो कुछ फार्मर क्या करते हैं, उस सूखे हुए ग्रेन्स को अपने घर पे क्या करते हैं, मेटल ड्रम्स में रखते हैं, या मेटल के ड्रम होते हैं उसमें रखते हैं, या जूट के बैग्स होते हैं, या जो बोरे होते हैं उसमें रखते हैं स्टोर करके, ठीक है। जैसे कि कुछ फ्रेश होते हैं क्रॉप्स यानी फसल, उसमें न कुछ मॉइस्चर ज़्यादा मात्रा में मिले होते हैं, तो जो फ्रेश फसल होते हैं या जो क्रॉप होते हैं
तो उसके दानों को क्या किया जाता है, धूप में सुखा करके स्टोर किया जाता है, ताकि उस क्रॉप के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो धूप के कारण एब्जॉर्ब हो जाए और वो सूख जाए, ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट न लगे, ठीक है, और वो क्रॉप्स खराब ना हो। नेक्स्ट, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर एग्जाम्पल, when wheat is stored at home in iron drums, then some dried neem leaves are put in it. आपने घरों में देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीम के पत्तों को उस ग्रेन्स में डाल देते हैं, ताकि उसमें कुछ जो इंसेक्ट है या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे उस दानों को बचा सके, उस ग्रेन्स को बचा सके। Dry neem leaves protect the stored food grains from pests such as insect and microorganism. ये जो ड्राई सूखे हुए जो नीम के पत्ते हैं वो पेस्ट को इंसेक्ट भी कहते हैं। पेस्ट का मतलब इंसेक्ट होता है, कीड़े मकोड़े, एंड ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, उस फूड ग्रेन्स को जो स्टोर किए हुए फूड ग्रेन्स है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बाय ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स ऑन लार्ज स्केल्स एंड स्टोर इट इन बैग गोडाउन सो दैट इट कैन बी सप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री राउंड द ईयर। जो गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं लाइक FCI, वो क्या करते हैं, फार्मर से ग्रेन्स को खरीदते हैं और उसे लार्ज स्केल में स्टोर करते हैं और क्या करते हैं, उससे गोडाउन में रखते हैं, ठीक है, और गोडाउन में रखने के बाद उसे सप्लाई करते हैं अलग अलग कंट्री में राउंड ऑफ ईयर, हर साल। नेक्स्ट है, द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस इज डन इन टू वेज। जैसे कि व्हीट और राइस, इसको ज़्यादा मात्रा में स्टोर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। ये मोस्टली ज़्यादा यूज़ होते हैं व्हीट एंड राइस। जैसे कि इसके दो वेज हैं, दो वे देखिए, एक गनी बैग्स और एक नेक्स्ट इन ग्रेन साइलस, ठीक है, साइलस। जैसे कि ये देखिए, ये साइलोस है, ये मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप की तरह है, इसके अंदर ग्रेन्स भरे हुए हैं, और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट इसमें ग्रेन्स को स्टोर करके अलग अलग जगह इसके थ्रू ये ग्रेन्स को सप्लाई करते हैं अलग कंट्री में। जैसे ये गोडाउन है, गोडाउन देखिए गनी बैग से हैं, जो जूट के बने बोरे होते हैं, उस बोरे में देखिए इतने सारे ग्रेन्स हैं, और ये ग्रेन्स को उस गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, फिर इसे क्या करते हैं, मार्केट में बेचा जाता है और लोग इसे ख़रीदते हैं, दूसरे कंट्री में सप्लाई होती है। ये सब स्टोर करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स से हमें फूड मिलता है वो क्या क्या है पढ़ेंगे। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब फूड से हमें एनिमल से क्या मिलता है, फूड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिससे हमें फूड ऑब्टेन होता है, ठीक है। क्या होता है, हमें फूड ऑब्टेन होता है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री। तो फूड ऑब्टेन कैसे करेंगे, तो एनिमल को क्या करना पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा, एनिमल को पालना पड़ेगा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। आप ऊपर वाला भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं या ये वाला भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर का एक ब्रांच होता है, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर का एक ब्रांच होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को पालते हैं, पालतू जो जानवर होते हैं उसे पाला जाता है, उसकी फीडिंग के लिए, उसके खाने पीने का, उसके रहने का, उसके स्वास्थ्य का, ठीक है, उनके ब्रीडिंग का अच्छे से देखभाल किया जाता है, और इस सब देखभाल करते हुए उस एनिमल को पाला जाता है, तो उसे ही एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे कि आपने पोल्ट्री फार्म में देखा होगा चिकन को कैसे पाला जाता है, ठीक है, वो एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड।
जो फिश होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनिमल फूड, ठीक है। इससे भी हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है फिश से। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, सी साइड एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जैसे कि बहुत सारे जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र के पास वाले एरिया में रहते हैं, वो क्या करते हैं, फ़िश को कंज्यूम करते हैं, फूड के रूप में फ़िश को खाते हैं, ठीक है। अपने डाइट में वो फ़िश को लेते हैं, ठीक है। इसीलिए एक तरह से क्या है, फिश इज़ ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड। एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं, ठीक है, जैसे काउ, गॉट एंड बफेलो, ये सभी एनिमल्स है, इससे भी हमें फूड मिलता है। लाइक मिल्क। द एग्जाम्पल्स ऑफ मीट एंड एग ईटिंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिससे हमें मीट भी मिलता है और एग भी मिलता है, ठीक है, जैसे गॉट, शिप, फिश एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, चिकन, हैन एंड डक, ठीक है। ये सब जो हैं, ये सब एनिमल्स हैं, इससे हमें मीट मिलता है और एग भी मिलता है। पोल्ट्री गिव्स अस मीट एज वेल एज एग्स। जो पोल्ट्री होते हैं हमें क्या मीट के साथ साथ क्या देते हैं, अंडे भी देते हैं, जैसे कि हैन, उसे तो लोग मीट के रूप में भी खाते हैं, ठीक है, डक मीट के रूप में खाते हैं, हैन को भी, लेकिन वो अंडे भी यूज़ करते हैं उसका। देन नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। जैसे कि टिल 10,000 BCE peoples were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. इसे ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, यानी एग्रीकल्चर का बॉर्न कैसे हुआ। पहले के लोग क्या करते थे, वो घूमते रहते थे, वे एक स्थान से दूसरी जगह फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, शेल्टर के लिए सर्च करते रहते थे, ठीक है, सर्च करते रहते ताकि उससे फूड मिले, शेल्टर मिले, और वो रॉ फ्रूट्स को खाते थे, वेजिटेबल्स को खाते थे, ठीक है। और फिर क्या करते, वो हंटिंग भी करते थे, एनिमल्स को मार के भी खाते थे, शिकार भी करते थे। लेकिन अब लेटर आज के टाइम में क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, लेटर वो लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे, चावल की यानी वीट, राइस की, वीट मतलब गेहूँ की, फिर उनका वो प्रोडक्शन करने लगे। तो इससे क्या होने लगा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर बॉर्न होने लगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो कृषि होती है, जो खेती बाड़ी होती है, वो स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हो गई। दैन नेक्स्ट फैक्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब देखिए, कुछ जो हमने हार्वेस्टिंग के बारे में जो बताया था कि जब प्लांट्स की जो खेतों में जो प्लांट्स है उसकी जब कटाई होती है, जब प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसका हार्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, तभी हमें क्रॉप्स मिलेगा। तो आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. The effort of the past season have borne fruit, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Man and women celebrate it with great enthusiasm. Special festival associate with the harvest season and are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ठीक है, नवान्या एंड बिहू। तो ये जो है, जैसे कि 3 से 4 मंथ के हार्ड वर्क के बाद क्या होती है, क्रॉप्स की कटाई होती है। 3 से 4 महीने के बाद क्या होती है, क्रॉप्स की कटाई होती है। तो जब जैसे क्रॉप्स की कटाई होती है तो फार्मर्स क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वो मतलब इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो लोग फेस्टिवल करने लगते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस टाइम खुशी मनाते हैं और
उसके बाद क्या करते हैं, खासकर इंडिया में जो होते हैं कुछ भागों में, इंडिया के कुछ एरियाज़ में कटाई के समय यानी हार्वेस्टिंग के समय फार्मर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पे मेल और फीमेल जो होती हैं वो दोनों मिल करके ये मतलब इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो जैसे कटाई के समय कटाई ऋतु के साथ कुछ मतलब कुछ फेस्टिवल को मनाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या, बिहू, ये सब कुछ फेस्टिवल हैं जब फसल की कटाई होती है तब लोग मनाते हैं, ठीक है, वो भी खुशी से। नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। एज यू नो डैट फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। जैसे कि सबको पता है, आप लोगों को पता है कि जो फिश होते हैं गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। हमें जो होता है मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है, कॉड लीवर ऑयल हमें क्या मिलता है, फिश से मिलता है, जो क्या होते हैं, रिच इन विटामिन डी। और इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, रिच अमाउंट में उस कॉड लिवर ऑयल में। और ये कॉड लिवर ऑयल जो होते हैं उनमें फिश से मिलते हैं, ठीक है। तो अभी यहीं पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपने सारे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप। तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। So thanks for my watching video and bye.